नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है और चर्चा का विषय है वो हमारा कल इक्विशीटम हुआ ऐसा कि ऐसा जो बटन ऐसी हमसे पुश हो गई कि वीडियो वहीं मीन्स स्टॉप हो गया और अपडेट हो गया। अब उस कंडीशंस में या तो वीडियो पूरा डिलीट करते तब आगे जोड़ते या फिर उसे एडिट करते, तो इतना समय था नहीं, तो हूबहू वीडियो आया, उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल प्लान था कि आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया, तो आज हम लोग इसको देखेंगे और मार्सिलिया भी आज फाइनल करेंगे और टेरोडोफाइट आज से क्लोज करेंगे। तो कल हम आपको बता रहे थे, जो जानकारी कल की दे रहे थे, और कल हम आपसे बता रहे थे कि जो क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, वो एक आता है इलेटर से। इलेटर से आता है और पूछता है किसमें इलेटर, किस टेरोडोफाइट में पाया जाता है, तो प्रायः इक्विसीटम में। किसमें? इक्विसीटम में हमें प्रायः इलेटर देखने को मिलता है। और हम आपको बता दें कि जो इसका स्पोर होता है, एक बिंदु पर 4 पट्टियां इस तरह से इस पर लिपटी रहती हैं, ये ऐसे 4 पट्टियां। तो इलेटर्स में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितने इलेटर्स होते हैं? 4 होते हैं। तो वही लिखा है, इलेटर्स कहते हैं, इनकी स्पून लाइक टिप होती है, और ये कल हम आपको दिखाई रहे थे, बस वैसे ही हो गया। ये देखिएगा, ये इसका जो स्पोर है, ये स्पोर है अंदर, और स्पोर के चारों ओर ये एक पट्टी के रूप में, और इस इलेटर का जो अग्रभाग है वो चम्मचनुमा है, और ये जब सूखता है तो इलेटर खुल जाते हैं। ये 4 इलेटर्स पाए जाते हैं, 1 2 3 4 स्पोर में। और एक खास बात है, इनके जो इलेटर होते हैं, इनके जो इलेटर्स होते हैं, वो ब्रायोफाइट्स के इलेटर से, ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइट्स के इलेटर से बिल्कुल अलग होते हैं। ये खास बात है, ये ब्रायोफाइट्स के इलेटर्स की तरह नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स के जो इलेटर्स होते हैं वो कभी भी स्पोर से चिपके नहीं रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इनमें जो इलेटर्स होते हैं ब्रायोफाइट्स की तरह नहीं होते, मगर इलेटर्स इक्विसीटम में पाए जाते हैं। संख्या इनकी 4 होती है, अग्रभाग स्पून लाइक होता है। जो इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस कर लिया। एक ये प्लेटेड डिस्क पूछ देता है किस में पाई जाती, तो इक्विसीटम में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपके साथ डिस्कस किए और चित्र भी हमने आपको दिखा दिया है। अब हमारी आगे बात आती है कि अगर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर जो, और अच्छा एक और देख लीजिएगा, इनके जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर, जो इलेटर होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, वातावरण की मॉइस्चर को सोखते हैं। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर की बात करें, इनके स्पोर जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं। और जब स्पोर अंकुरित होगा, चूंकि इनके जो स्पोर होते हैं वो हरदम हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, या अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं प्रायः। तो अगुणित होने के कारण ये कैसे हैप्लॉइड हैं। और स्पोर आर इक्विसीटम जर्मिनेट शॉर्टली आफ्टर शेडिंग, बहुत जल्दी ये जर्म होते हैं, और शॉर्ट लिव, थोड़े समय तक, 1 से लेकर 48 घंटे तक ही जीवित रहते हैं। मतलब जर्मिनेट हुए 1 से 48 घंटे तक ही इनका जीवन काल है। प्रोथैलस जो होता है मोनोशियस होता है, अर्थात एक ही में मेल और फीमेल दोनों एक ही थैलस पर बनते हैं, नर और मादा दोनों जननांग एक ही थैलस पर बनते हैं, इसीलिए मोनोशियस या एकलिंगी बोल सकते हैं। तो अब इसमें जो आर्चिगोनियम बनती है, इनकी आर्चिगोनियम की खास बात क्या है? इसमें नेक कैनाल सेल पाई जाती है, और नेक कैनाल की संख्या 1 या 2 होती है। स्टार लगा दीजिएगा, नेक कैनाल सेल अक्सर पूछ देता है कि किस टेरोडोफाइट में कितनी नेक कैनाल सेल की संख्या होती है, तो इसमें 1 या 2 होती है। और नेक जो इनकी होती है वो छोटी होती है, गर्दन जो होती है आर्चिगोनियम की वो छोटी होती है। अगर इनके एंथ्रीडियम की बात करें, तो इनमें एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड बनते हैं। एंथ्रोजॉइड स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं और मल्टीफ्लैजलेट होते हैं। कैसे होते हैं? स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं और मल्टीफ्लैजलेट। और ध्यान रखिएगा, इनके जब ये देखिएगा, ये फिलामेंटस है, ये आप संरचना देख रहे हैं, तो ये जो संरचना देख रहे हैं प्रोथैलस है। प्रोथैलस के अग्रभाग पर ये एंथ्रीडियम लगे हुए हैं। ये क्या लगे हैं? एंथ्रीडियम लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? एंथ्रीडियम लगे हुए हैं। और इसके अलावा ये प्रोथैलस है। ये कौन सी संरचना है? प्रोथैलस संरचना है। और नीचे प्रायः आर्चिगोनियम पाई जाती है। ये राइजोइड्स हैं और मिट्टी से ये अपना मिट्टी में लगे रहते हैं। अब अगर इनकी बात करें तो एंथ्रोजॉइड्स, जैसे ये एंथ्रोजॉइड्स हैं, एंथ्रोजॉइड्स इस तरह एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकलते हैं, और ये एंथ्रोजॉइड्स ऐसा आपको दिखाई देता है। तो ये कैसा है? मल्टीफ्लैजलेट है, ध्यान रखिएगा, मल्टीफ्लैजलेट है।
कैसा होता है एंथ्रोजॉइड, ऐसा लगता है जैसे घोंघा हो ना, शंख की तरह लग रहा है, तो मल्टीफ्लैजिलेट होता है। यही क्वेश्चन उठाकर पूछ देता है कि इक्विसीटम का जो एंथ्रोजॉइड होता है वो कैसा होता है। तो इक्विसीटम का जो एंथ्रोजॉइड होता है वो प्रायः मल्टी फ्लैजिलेट होता है, जिसमें कई सारे फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। तो ये था इनका। और आर्चिगोनियम की बात बता दी, ये दोनों मिलकर जायगोट बनाते हैं। जायगोट जर्मिनेट होता है, और जायगोट क्या होता है, जर्मिनेट एम्ब्रियो। इनकी खास बात है, ये वाला पॉइंट नोट करिएगा, विशेष है, विशेष पॉइंट है, और ये क्वेश्चन बन चुका है और बनने की संभावना भी है। इसमें पूछता है इनका जो एम्ब्रियो जर्मिनेट होता है, यानी भ्रूण का जो विकास होता है, उनमें सस्पेंसर नहीं बनता या सस्पेंसर नहीं पाया जाता, विशेष है। और सभी में सस्पेंसर पाया जाता है, मगर इक्विसीटम में सस्पेंसर नहीं बनता है इनके भ्रूण के विकास में। तो ये विशेष लक्षण है, इसको नोट करके रखिएगा कि इक्विसीटम में प्रायः सस्पेंसर का अभाव होता है। और इनमें एक और पूछ सकता है, इनके भ्रूण में जो द्वितीयक विभाजन होता है, दूसरा जायगोट में विभाजन होता है, वो वर्टिकल होता है। कैसा होता है, वर्टिकल। तो इस प्रकार से आपने पूरा का पूरा इक्विसीटम खत्म किया। इक्विसीटम की अगर लाइफ साइकिल पे नजर डालेंगे तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल है। इक्विसीटम है, डिप्लॉयड प्लांट है, इसमें स्ट्रोबिलस पाया जाता है, कोन जिसे बोलते हैं, और उसमें स्पोरेंजियोफोर लगे रहते हैं। स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के ग्रुप को स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजिया होती हैं जो डिप्लॉयड होती हैं, फिर इनमें स्पोर मदर सेल बनती हैं, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये हैप्लॉइड स्पोर बने। भाई अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो एक कोशिका से कितनी बनती हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं, 1 2 3 4, और सारी कैसे होंगी, हैप्लॉइड। ये 2n है तो ये हैप्लॉइड। ये स्पोर, और स्पोर कैसे होते हैं, होमोस्पोरस, एक तरह के होते हैं। अंकुरित होता है, प्रोथाइलस बनता है, प्रोथाइलस में आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम बनते हैं। आर्चिगोनियम से एंथ्रोजॉइड बनता है, आर्चिगोनियम में एग होता है, और एंथ्रीडियम में दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं और जायगोट बनाते हैं। जायगोट में विभाजन होता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण पुनः इक्विसीटम का निर्माण करता है। तो इस तरह से इनका जीवन चक्र चलता है। अब बात आती है मार्सिलिया की। मार्सिलिया में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसकी देख लेना। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक पॉइंट मिस हुआ है मुझे लगता है, वो देख लीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट है तो वो पॉइंट मिस कहाँ से हुआ। हमने सोचा था, वो लिखने में भूल गए थे, बाद में हमने कहा था आपको बता देंगे, पता नहीं कहीं से मिस हुआ है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इक्विसीटम में, इसकी बात करें इक्विसीटम, इक्विसीटम में नोडल डाइफ्राम पाया जाता है। ये बिंदु याद रखना, पूछ देता है नोडल डाइफ्राम किस में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। नोडल डायफ्राम किस में देखने को मिलता है, तो नोडल डायफ्राम प्रायः इक्विसीटम में देखने को मिलता है। जो इसकी गांठ होती है, गांठ पर नोडल डायफ्राम देखने को मिलता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, यही बिंदु। हाँ, ये हमसे किसी कारणवश छूट गया था, तो स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि इक्विसीटम जो होता है एरियल सूट पे, इक्विसीटम के एरियल सूट पर नोडल डायफ्राम देखने को मिलता है। बस इतना ही सफिशियंट है। यही पॉइंट मेरे भी दिमाग में था कि छूटा है एक पॉइंट, नोडल डायफ्राम इक्विसीटम पर पाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, छूट गया था किसी कारणवश वो इक्वेशन। अब शुरू करते हैं मार्सिलिया। मार्सिलिया को वाटर फर्न के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वाटर फर्न के नाम से जानते हैं। मार्सिलिया की 53 लिविंग एंड 10 जो है वो फॉसिल्स स्पीसीज हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी 53 जीवित जातियां हैं और 10 कैसी हैं, जीवाश्म वाली जातियां हैं, जीवाश्म जातियां। 10 जीवाश्म जातियां हैं और 53 कैसी हैं, लिविंग सजीव जातियां हैं। दे आर एक्वाटिक एंड एम्फीबियंस, ये प्रायः जलीय होती हैं या तो फिर जल थल के मिक्स वाले एरिया में देखने को मिलती हैं। फाउंड इन कहाँ पाई जाती हैं, तो ये तालाब में पाई जाती हैं, पूल्स में पाई जाती हैं। और इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, ये वाला पॉइंट याद कर रखिएगा, स्टार बनाए। इनका जो फलन पिंड होता है, ध्यान रखिएगा, फलन पिंड होता है उसे स्पोरोकार्प कहते हैं। और ख़ास बात है, फाउंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, ये उन्हीं जातियों में पाया जाता है, ये उन्हीं जातियों में पाया जाता है जो प्रायः भूमि पर उगते हैं। जल वाली जलीय जातियों में स्पोरोकार्प का अभाव होता है। खास बात है, प्रायः इनमें जो फलन पिंड होता है, खास बात है कि इनका जो फलन पिंड होता है वह फलन पिंड स्पोरोकार्प कहलाता है। क्या कहलाता है, वह फलन पिंड प्रायः स्पोरोकार्प कहलाता है।
और स्पोरोकार्प केवल स्थलीय जातियों पर पाया जाता है। कहाँ? स्थलीय जातियों पर। स्थलीय का मतलब जो भूमि पर उगती हैं मार्सिलिया जातियां, उसी में स्पोरोकार्प पाया जाता है। अगर इनके मार्फोलॉजी की बात करें तो इनकी प्लांट बॉडी को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो राइजोम, दूसरा स्टेम, तीसरा रूट और चौथा लीव्स। राइजोम क्या होता है? एक्चुअली में राइजोम और स्टेम एक ही है। मॉडिफाइड जो स्टेम जब मॉडिफाइड हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? राइजोम। ये क्या होता है? क्रीप ऑफ सरफेस। ये क्या करता है? जो सतह होती है उस पर रेंग कर चलता है जो तना, उसे ही हम राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम। अगर इसका पिक्चर देखेंगे तो मज़ा भी आ जाएगा और समझ में भी आएगा। ये मार्सिलिया है और मार्सिलिया का एक्चुअली में यही स्टेम भी है। ये स्टेम भी बोलेंगे इसको स्टेम भी बोलेंगे। और यही क्या है? ये जो ये गया हुआ है इसी को राइजोम बोलते हैं। ये लिखा है राइजोम। और इनसे जड़ें कौन से निकलती हैं? तो एडवांटेटियस रूट निकलती हैं या एडवांटियस रूट निकलती हैं। अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। और इसके तने से ऊपर की ओर ये पेटियोल है। क्या है? पेटियोल। जैसे ये मान लेते हैं पत्ती है, ये एक पत्ती है और पत्ती का जो डंठल होता है जो तने से लगा रहता है इसी को पेटियोल बोलते हैं। तो इसमें भी पेटियोल बड़ा होता है। और ये जो संरचनाएं लगी हुई हैं ये इनको स्पोरोकार्प या इनका फलन पिंड है। और ये इनकी यंग लीव्स हैं जो कि मुड़ी रहती है। खास बात, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये खास बात है तो ध्यान में रखेंगे। और इनकी जो जड़ें होती हैं प्राइमरी रूट एफीमेरल होती हैं, यानी अल्पकालिक होती हैं। कैसे होती हैं? अल्पकालिक होती हैं। इनकी जो प्राइमरी यानी जो प्राथमिक जड़ होती है, प्राथमिक जो जड़ है वो अल्पकालिक होती है, थोड़े समय के लिए होती है। और वो अल्पकालिक जो जड़ होती है वो थोड़े समय बाद नष्ट हो जाती है और उसकी जगह अपस्थानिक जड़ें भाग ले लेती हैं। कौन सी जड़ें भाग लेती थी? प्राय अपस्थानिक जड़ें भाग ले लेती हैं। और इनकी जो पत्ती होती है लॉन्ग पेटियोलॉइड होती है और कंपाउंड होती है। लंबा पेटियोल पाया जाता है। अभी वही तो बता रहे थे कि इनकी पत्ती में प्राय लंबा पेटियोल पाया जाता है। तो वही आप देख रहे होंगे अगर इसकी पत्ती का तो यहाँ से लेकर ये इतना लंबा पेटियोल देखने को मिल रहा है। तो पेटियोल होती हैं और कंपाउंड होती हैं, यानी इस तरह से देखने को हमें मिलती हैं कंपाउंड। अच्छा, अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो राइजोम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। अगर इनके एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स में एयर चैम्बर प्रेजेंट रहते हैं। और स्टील जो इनका होता है राइजोम का एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील होता है। 110% इम्पॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चन बना है और बनेगा, ध्यान रखिएगा। कई बार बना है, कई बार बनेगा। पूछता है कि एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील किस में देखने को मिलता है? तो एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील प्राय हमें मार्सिलिया में देखने को मिलता है। किस में? मार्सिलिया में। और अगर एम्फीफ्लोइक की जगह पूछ दे एक्टोफ्लोइक किस में देखने को मिलता है, तो एक्टो इक्विसीटम में देखने को मिलता है। इक्विसीटम में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। साइफनो दोनों में, एम्फीफ्लोइक मार्सिलिया में देखने को मिलता है, माइसिलिया के राइजोम में। और एक्टोफ्लोइक जो देखने को मिलता है वो हमें इक्विसीटम में देखने को मिलता है। तो एम्फीफ्लोइक चूंकि दिया है तो ऑप्शन आपको यही लगाना है, मार्सिलिया। यही पूछते हैं या पूछ देगा मार्सिलिया के राइजोम में किस प्रकार का देखने को मिलता है, तो एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील ऑप्शन में होगा। या एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील पूछेगा तो मार्सिलिया आपको लगाना है, ध्यान रखना है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जनन की बात करेंगे, तो आज अगर हम इनके जनन की बात करेंगे तो इनके जनन में काई के जनन देखने को मिलता है। अच्छा, पिक्चर भी देखते चले। ये देखिएगा, इनकी अगर कार्ड देखते हैं तो ये जो है ये वाली इतनी ये संरचना, ये वाली ये, तो ये है एपिडर्मिस और सिंगल लेयर्ड है। फिर इसका कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में जो जली जातियां होती हैं बीच में एयर चैम्बर देखने को मिलते हैं। तो ये हमें एयर चैम्बर देखने को मिल रहे हैं, ये खास बात। और इसमें एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील हमें प्राय देखने को मिलती है। इनमें प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होते हैं, मेटाजाइलम बाहर की ओर होते हैं। अब आता है जनन की बात।
तो इनमें अगर कायिक जनन की बात करें तो प्राय ट्यूबर्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ट्यूबर्स देखने को हमें मिलते हैं। एक मिनट, कॉल आ रही है, चलो छोड़, कॉल अभी मिलाएंगे इनको जिनकी भी आ रही है। तो अभी आप देखेंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर्स होती है, किसके द्वारा होती है? ट्यूबर्स के द्वारा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेट्रोस्पोरस फार्म है। एक तो पहले देख लीजिएगा ये कैसा होता है? हेट्रोस्पोरस होता है। कैसा होता है? हेट्रोस्पोरस। इसमें स्पोर दो प्रकार के होते हैं। स्पोर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं स्पोर। एक छोटे वाले स्पोर होते हैं, छोटे, जिन्हें माइक्रोस्पोर बोलते हैं। एक बड़े स्पोर होते हैं जिन्हें मेगा स्पोर बोलते हैं। तो दो प्रकार के हुए और दो प्रकार के फिर थैलस बनेंगे। भाई छोटे वाले अंकुरित होंगे तो थैलस बनाएंगे, और मेगा स्पोर अंकुरित होगा तो थैलस बनाएगा। माइक्रोस्पोर में मतलब मेल थैलस बनाएगा और मेगा स्पोर जो है वो फीमेल थैलस बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी पूछ देता है कि इनमें हेट्रोस्पोरस कौन है, तो मार्सिलिया। कौन है? मार्सिलिया। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प। चूंकि ये फ्रूटिंग बॉडी जो होती है और स्पोरोकार्प के अंदर ही स्पोर भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? स्पोर, छोटे बड़े। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है? ट्यूबरकल्स किस में पाए जाते हैं? हो सकता है ट्यूबरकल्स किस में पाए जाते हैं, या ये डेंटाइन दांतनुमा संरचनाएं जो पाई जाती हैं उन्हें ट्यूबरकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकल्स। तो पूछ सकता है ट्यूबरकल किस में पाई जाती है, तो ट्यूबरकल प्रायः स्पोरोकार्प में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा अग्रभाग। और ये जुड़ा किससे रहता है? मार्सिलिया के जो पेटियोल होता है स्टाल के द्वारा जुड़ा रहता है, या स्टाक के द्वारा जुड़ा रहता है। इसकी अग्रभाग को बॉडी कहते हैं। और ये ट्यूबरकल स्टाल को जो जोड़ने वाली भाग होती है रेफी। यहीं से क्वेश्चन पूछा है कि ट्यूबरकल और स्टाक किसके द्वारा जुड़ा रहता है? रेफी के द्वारा। जिस संरचना में स्पोर पाए जाते हैं उस पूरी संरचना को बॉडी कहते हैं। दंतुकुर जो दो दंतनुमा संरचनाएं निकली रहती हैं जो ट्यूबरकल्स बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। स्पोरोकार्प में आउटर एपिडर्मिस पाई जाती है, बाहर वाली, फिर मिडिल हाइपोडर्मिस पाई जाती है, और इनर पैरेन्काइमेटस रीजन। तो ये प्रायः 3 परतों से मिलकर बना होता है। बाहरी एपिडर्मिस, मिडिल हाइपोडर्मिस, और अंदर की जो है पैरेन्काइमेटस रीजन। इस तरह ये 3 भागों में बना रहता है। फिर आता है सम एपिडर्मल सेल्स इज इलोंगेट टू फॉर्म मल्टीसेलुलर हेयर्स। ध्यान रखिएगा कुछ इनकी जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होकर मल्टीसेलुलर बहुकोश की हेयर्स बनाती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। लार्ज नंबर्स ऑफ सनकेन स्टोमेटा, इसमें बहुत सारे धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। इसके एपिडर्मिस पर बहुत सारे धसे हुए स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। अगर स्पोरोकार्प में देखें वेस्कुलर सिस्टम की, तो कौन कौन सी संरचनाएं वेस्कुलर सिस्टम में अगर इनकी बात करेंगे तो यहाँ आएंगे, और यहाँ इस संरचना को देखेंगे तो कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा इनमें ये धसे हुए स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। ये स्टोमेटा है धसे हुए, देखो धसे हुए स्टोमेटा है। ये बॉडी है, और ये ट्यूबरकल्स है, और ये रेफी है, और ये स्टाक है। ध्यान रखिएगा अगर इसका सेक्शन काटेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और ये स्टाल्क बंडल है जो स्टाक में फूड सप्लाई और अन्य कार्य करता है। ये डोर्सल बंडल ऊपर गया हुआ है। फिर इससे जो निकली हुई लाइनें लेटरल बंडल्स हैं। लेटरल बंडल्स घूम कर जो पुनः सप्लाई करता है उसे प्लेसेंटल ब्रांच बोलते हैं, और ये प्लेसेंटल बंडल है। ये प्लेसेंटल बंडल और प्लेसेंटल ब्रांच, तो वही हमने लिखा है। पूछ देता है कि वेस्कुलर जो सिस्टम होता है इसमें, यानी भाई जो स्पोरोकार्प है, मान लेते हैं ऐसे स्पोरोकार्प लगा तो उसके भीतर भोजन की सप्लाई या मिनरल्स आदि की सप्लाई करने के लिए वेस्कुलर बंडल होता है। तो डॉर्सल बंडल पाए जाते हैं, लेटरल बंडल पाए जाते हैं। लेटरल बंडल को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो क्यूमिसरल बंडल के भी नाम से जानते हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा अथवा लगा के।
ये और प्लेसेंटल बंडल देखने को मिलता है। प्लेसेंटल बंडल से प्लेसेंटल ब्रांच निकली रहती है। तो पूछ सकता है कि कितने प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं? 3। कौन? डॉर्सल, लेटरल और प्लेसेंटल, 3 प्रकार के। ध्यान में रखिएगा इसको। सम एपिडर्मल सेल, अच्छा ये तो हमने आपको बता दिया है। फिर आता है, तो 2 बार हो गया, हमें लगता है 2 बार हमने फोटोकॉपी कर दी है उसकी। अब आता है मार्फोलॉजिकल नेचर। स्पोरोकार्प ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है। और ये मार्फोलॉजिकल नेचर के बारे में कई सारी हाइपोथेसिस या मतलब बोल सकते हैं, हाइपोथेसिस की हिंदी क्या होती है? सिद्धांत की तरह ही समझ लो। हाइपोथेसिस परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस की हिंदी होती है परिकल्पनाएं। कई सारी परिकल्पना दी गई हैं। तो नाम पूछ लेता है कि लीफ सेगमेंट या लैमिनर हाइपोथेसिस किसने दी स्पोरोकार्प के संबंध में? तो स्पोरोकार्प, कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि जो स्पोरोकार्प होता है इज लेटरल फर्टाइल पार्ट ऑफ द लीफ। जो पत्ती इसकी होती है, पत्ती का जो लेटरल जनन योग्य भाग है वही स्पोरोकार्प बनाता है। इसे लीफ सेगमेंट या लैमिनर हाइपोथेसिस देते हैं। इसको दिया किसने था? तो रूसो ने दिया था 1872 में, कैंपबेल ने 1892 में, बोवर ने 1926 में और गोएबेल ने 1930 में। ये वैज्ञानिक ने दिया था लीफ सेगमेंट या लैमिनर हाइपोथेसिस। क्वेश्चन बना है और इन फ्यूचर बन सकता है, अगर बहुत डिटेल पूछेगा, पूछ देगा लैमिनर हाइपोथेसिस किसने दी है? स्पोरोकार्प के विकास संबंधी। ध्यान रखिएगा, स्पोरोकार्प के विकास से संबंधित कई सारे हाइपोथेसिस दी गई हैं। उन हाइपोथेसिस में ये 4 प्रकार की हाइपोथेसिस हैं, जो हाइपोथेसिस दी गई हैं उनमें एक है लीफ सेगमेंट या लैमिनर हाइपोथेसिस। लैमिनर हाइपोथेसिस ये कहती है कि स्पोरोकार्प प्राय पत्ती से ही विकसित हुआ है। पत्ती का जो जनन योग्य भाग है या फर्टाइल भाग है वही स्पोरोकार्प में बदल जाता है। इसके जो देने का श्रेय इन 4 को जाता है। इनमें से कोई एक एग्जाम में आपको मिलेगा। फिर आता है पेटियोल या पेटियोल या होल लीफ हाइपोथेसिस। तो इसको कहा था कि पेटियोल है वो स्पोरोकार्प में बदलता है या पूरी पत्ती बदल जाती है स्पोरोकार्प में। ये दिया था जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने 1898 में। तो एक हाइपोथेसिस ये है, इसको भी याद में रखा है। पूछ लेगा पेटियोलर या होल लीफ हाइपोथेसिस किसने दी? इनमें से एक ये वैज्ञानिक यही मिलेगा। एक है ए फाइलोजेनेटिकल सिंथेसाइज्ड न्यू ऑर्गन्स। उन्होंने कहा है कि ये फाइलोजेनेटिक नया अंग बनने वाला, नया अंग बनने की प्रक्रिया है। इसको किसने दिया था? तो बियर हॉर्स्ट ने दिया था। किसने दिया था? बियर हॉर्स्ट ने 1971 में दिया था। इसको याद रखिएगा। ये 3 हाइपोथेसिस हैं इससे के डेवलप से संबंधित। और ये है तो 4, 5, 6 पेज का, पढ़ते पढ़ते परेशान होंगे, खुद नहीं समझ में आएगा क्या करें। मगर जो क्वेश्चन बन सकता है वही सिलेक्टेड मटेरियल में सिर्फ इतना ही पूछना है बस। अब आता है गैमेटोफाइट। तो अब इनके जो स्पोर होते हैं, हमने कहा था ये कैसा होता है? हेट्रोस्पोरस होता है। कैसा होता है? हेट्रोस्पोरस होता है। अर्थात इसमें जो स्पोर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के स्पोर होते हैं। कौन कौन? एक होता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मेल है और जो मेगा स्पोर है वो फीमेल का तरह कार्य करता है। और जब माइक्रोस्पोर अंकुरित होता है, ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्पोर अंकुरित होता है तो जो प्रोथैलस बनता है, क्या बनता है? प्रोथैलस। प्रोथैलस में क्या बनता है? एंथ्रीडियम बनता है। क्या? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड बनता है। और इनकी खास बात होती है, इनके एंथ्रोजॉइड में वेस्किल पाई जाती, गुहा पाई जाती और मल्टीफ्लैजलेट होते हैं। ये आप देखने योग्य है। तो ये देखिएगा, ये इनके स्पोर हैं। और एक्साइन इंटाइन 2 परत है। एक्साइन कंटीली होती है, विभाजन होता है। और इस तरह बहुत सारे विभाजन होने के बाद इसमें एंड्रोसाइट बनती है। प्रत्येक एंड्रोसाइट में विभाजन होता है जिससे ये लट्टू के आकार की संरचना, और ये कैसी है? मल्टीफ्लैजलेट है। बहुत सारे फ्लैजला देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद इसमें बहुत सारे ये फ्लैजला देखने को मिल रहे हैं और ये वेस्किल पाई जा रही। विशेष लक्षण है इसमें, क्या पाई जा रही? वेस्किल। नोट कर लीजिएगा कि इनमें वेस्किल देखने को मिलती है।
आपको वही पॉइंट दिया जा रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बकाया सब छोड़ के बराबर कर दिया हमने। ये इनका मेगा स्पोर है। क्या है? मेगा स्पोर। और मेगा स्पोर में एक खास बात है, इनके मेगा स्पोर के अग्रभाग में एपिकल पैपिला पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये हमने लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, कि जो इंपॉर्टेंट है मेगा स्पोर कि क्या फाउंड एपिकल पैपिला, अग्रभाग में एपिकल पैपिला पाया जाता है। अब आते हैं चित्र पर। तो जो मेगा स्पोर है, ये मेगा स्पोर में कई सारे विभाजन होते हैं। विभाजन के बाद ये आर्चिगोनियम बनती है, और आर्चिगोनियम में ये नेक सेल है, और एक ध्यान रखिएगा वन नेक कैनाल है, एक केवल नेक कैनाल है। पूछ लेता है एक नेक कैनाल किसमें, और एक वेंटर कैनाल है, और ये एग है। इतनी संरचना पाई जाती है। तो चित्र में देखेंगे उतना ही हमने लिखा है। आर्चिगोनियम में सिंगल नेक कैनाल सेल होती है, एक एग होता है, एक वेंटर कैनाल होती है। बस यहाँ से यही क्वेश्चन खासकर नेक कैनाल की संख्या पूछ देता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है। जायगोट के विभाजन के बाद, जायगोट में विभाजन होता है, और विभाजन के बाद क्या बन जाता है? तो भाई विभाजन के बाद बनता है हमारा, क्या बनता है? विभाजन के बाद प्लांट बन, भ्रूण, भ्रूण के बाद प्लांट। अगर इसके पूरे के पूरे जीवन चक्र की बात करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा है। वही मार्सिलिया स्पोरोफाइट है, तो डिप्लोइड को स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोकार्प में दो प्रकार के स्पोर हैं, मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम। और मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर बन रहे हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम में माइक्रो स्पोर। इससे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, ये अंकुरित होता है तो मेल गैमेटोफाइट। इसमें एंथ्रीडियम पाया जाता है, इसमें आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम में एग होता है, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड होता है। दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। अभी ये एन है हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है, दोनों मिलकर डिप्लॉइड जायगोट बना देते हैं। जायगोट को स्पोर कहते हैं। ये अंकुरित होता है, वृद्धि करता है, नए मार्सिलिया को जन्म दे देता है। इस तरह से आज आपका पूरा मार्सिलिया खत्म हुआ, और आज से आपका टेरिडोफाइट पूरा क्लोज होता है। कल हम संभवतः देखेंगे उपलब्धता। तो प्राय जैसे जिसकी उपलब्धता होगी, तो कल फिजियोलॉजी प्लांट की शुरू करेंगे, या फिर एनिमल फिजियोलॉजी शुरू करेंगे, या फिर हायर जूलॉजी शुरू करेंगे, देख लेते हैं। और हायर जो जूलॉजी है उसमें बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल मिलेगा आपको। कबूतर और खरगोश फरगोश का बहुत डिटेल नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल पॉइंट टू पॉइंट निपटाया जाएगा उसका, और वो मुझे अभी बात के लिए रखेंगे। अभी हम लोग फिजियोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं प्लांट की फिजियोलॉजी या फिर एनिमल फिजियोलॉजी हम लोग खत्म करेंगे जल्दी में, ठीक है। तो जिससे दोनों की पहले फिजियोलॉजी खत्म कर लेंगे तो लगभग 70% हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दोनों की फिजियोलॉजी कंप्लीट हो। और रही बात हायर और उसका, तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो फिर एनाटॉमी है, और एनाटॉमी के बाद आपका एनाटॉमी है, एनाटॉमी के बाद एम्ब्रियोलॉजी है दोनों की, तो एम्ब्रियोलॉजी भी खींच लेंगे। तो आप लोग परेशान ना हो, पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। बस यूं ही मज़े से पढ़ते जाइए और तैयारी करते चलिए। और वीडियो बहुत लंबी एक एक दिन में देना, ये आप कोचिंग संस्थानों में पढ़ेंगे तो 2-2 दिन में लोग ख़त्म करते हैं। पूरा आपको बीएससी की तरह पढ़ाते हैं, जो कि हमें नहीं लगता आपके यूज़फुल है। और इतना ज़्यादा सिलेबस है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, और स्कोर एग्ज़ाम में हुआ नहीं कि आप बाहर हुए, फिर चिल्लाते घूमते हैं कि 1-2 नंबर से रुका। तो आज के लिए इतना ही। एक साथ नमस्कार।